आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस और ये पहला टॉपिक होगा एडवांस मैथ का। शुरू करते हैं। फंक्शंस में सबसे पहले जो चीज़ है एक अ, मैंने लीनियर इक्वेशन में भी एक बात की थी, एक वो रिपीट कर देता हूँ पहले, ताकि वो क्योंकि उसी के बेस पे थोड़ी सी आगे डिस्कशन होगी। सर वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है? वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कांस्टेंट से मुराद कोई भी है, जीरो है, इंटीजर्स हैं, इंटीजर जितने मर्जी ले लो, या फ्रैक्शंस ले लो, कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन ले लो, या जितने भी रियल नंबर ले लो। वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सही हो गया। और जो एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट का ग्राफ क्या होता है? ये होता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। समझो अगर वाई इक्वल्स टू एक्स इक्वल टू सम -3 है, तो इसका ग्राफ यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। सही है, मतलब है नहीं बात कुछ। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? फंक्शन, इट्स अ वे टू डिस्क्राइब अ रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। सही हो गया। अब रिलेशन क्या होता है भाई? हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन हर फंक्शन रिलेशन होता है, यानी कि रिलेशन की ही एक टाइप है फंक्शन। सही है। अब फंक्शन होने के लिए क्या क्या रूल्स हैं, रिलेशन पे क्या क्या रूल्स लगेंगे कि वो फंक्शन होगा, वो हम डिस्कस। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। फंक्शन की कोई भी एग्जांपल ले लो। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा जी ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वेयर -7। इसका ग्राफ बनेगा 1 2 3 4 5 6 7। एच ऑफ एक्स समथिंग कुछ भी, यानी कि ये फंक्शंस के मतलब इस तरह आपको आएंगे। इसमें जो एफ ऑफ एक्स हो गया, जी ऑफ एक्स हो गया, या एच ऑफ एक्स हो गया, ये सारे वाई के जगह यूज होंगे, यानी कि ये वाई लिख लो या ये लिख लो, इसमें एक ही बात है। रूल्स की बात करते हैं। फंक्शन को क्या होना कि क्या रूल्स होते हैं, रिलेशन क्या होना चाहिए अगर वो फंक्शन फंक्शन के लिए। सबसे पहला रूल तो ये है कि एवरी इनपुट शुड रिजल्ट इन एन आउटपुट। यानी कि कोई फंक्शन ऐसा नहीं होगा कि जिसमें आप इनपुट डालो और वो उसका कोई रिजल्ट ही ना हो, कोई रिजल्ट ना हो। रिजल्ट जरूर होगा उस इनपुट का। अगर ऐसा है कि इनपुट डाले और रिजल्ट ही ना आया, तो वो फंक्शन नहीं है, वो एक कोई और सा रिलेशन होगा। दूसरी बात, वन इनपुट कैन रिजल्ट इन ओनली वन आउटपुट। इससे मुराद ये है, आप कोई भी फंक्शन ले लो, समझो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वेयर है। आपने कोई भी आप इसमें इनपुट डालते हो, इनपुट आपकी है 2, तो क्या बनेगा? एफ ऑफ 2 इक्वल्स 2 स्क्वेयर इक्वल्स 4। एक आउटपुट आई है ना, ज़्यादा तो नहीं है, एक से ज़्यादा ऐसा तो नहीं कि आप 2 डालो, 2 का रिजल्ट 4 भी है, 6 भी है, कोई और रिजल्ट भी आ रहा है। आउटपुट इसकी एक ही आउटपुट आई है, सिंगल आउटपुट आई है। एक तो आउटपुट जरूर देगा, दूसरा जो आउटपुट देगा वो सिर्फ एक ही देगा, एक से ज़्यादा आउटपुट एक इनपुट नहीं दे सकता। अब इसमें एक बात समझने वाली है कि इसमें ये बात नहीं है कि हर इनपुट एक यूनिक आउटपुट देगा, वो बात नहीं है। बात ये है कि एक इनपुट है आपकी, वो एक ही आउटपुट देगी। ये नहीं कि एक और आउटपुट दे रही है, एक और आउटपुट दे रही है, ये एक और आउटपुट है, ऐसे नहीं होगा। वो एक ही आउटपुट देगी, बात ये है। हाँ, ये ऐसे हो सकता है कि दो इनपुट्स हैं, एक ही इनपुट है, ये एक आउटपुट दे रही है, ये एक आउटपुट दे रही है, लेकिन जो आउटपुट दे रही है वो सेम आउटपुट है, वो एक ही आउटपुट है। लाइक हमने अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वेयर की बात की, इसमें हम अगर इनपुट लेते हैं 2, तो हमारे पास आउटपुट आएगी 4। अगर इनपुट हम लेते हैं -2, इसकी आउटपुट भी -4 ही आएगी, यानी कि आउटपुट सेम है लेकिन इनपुट डिफरेंट है। दो इनपुट्स हैं, आउटपुट उनकी सेम है। ये हो सकता है फंक्शन में, इसमें कोई मसला नहीं है। मसला तब होगा कि आपकी एक इनपुट है, इससे 4 भी आ रहा है, इससे -4 भी आ रहा है, इससे 6 भी आ रहा है, कोई और ऐसे नहीं हो सकता। एक इनपुट है तो एक ही आउटपुट आएगी उससे। इसको अगर याद रखना है, याद रखने के लिए एक चीज़ जो है, आप इस तरह याद रख सकते हो कि मैनी टू वन, यानी कि काफ़ी सारी इनपुट से एक आउटपुट। ये तो हो सकता है, बट वन टू मैनी
एक इनपुट से 2-3 आउटपुट्स, ऐसे नहीं हो सकता। तो आप इस तरह इसको याद रख सकते हो। ये तो दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल ये है कि वन आउटपुट वन इनपुट विल गिव द सेम आउटपुट एवरी टाइम। इससे मुराद ये है, हम वही फंक्शन अगर ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये तो ये ले लेते हैं 2x, इसमें हम एक इनपुट लेते हैं, इनपुट हमारी है 3, तो उससे हमारे पास आउटपुट क्या आएगी 6। ठीक है, 2 इंटू थ्री इक्वल 6। अब इसमें ये है कि ये आप इस फंक्शन में आज 3 इनपुट डालो फिर भी 6 आएगी, 2 दिन बाद इनपुट 3 डालो फिर भी 6 आएगी, मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, हर दफ़ा आप ये इनपुट डालोगे तो आंसर हमारे पास 6 ही आएगा, कुछ भी हो जाए। कुछ होते हैं ऐसे रिलेशन जिसमें ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। उस रिलेशन की अगर आपको एग्जाम्पल है तो समझो, अ, एक रिलेशन है, वो दिन के हिसाब से बताता है वेदर। तो समझो अब इनपुट है हमारी मंडे, तो मंडे को हमारा वेदर है बारिश हो रही है अभी, सही है। अब अगले मंडे, अगले हफ्ते हम यही इनपुट डालेंगे, तो क्या पता हमारे पास वेदर से नहीं हो, यानी कि हमारी इनपुट के हिसाब, इनपुट वही है लेकिन उसकी आउटपुट वक्त के साथ साथ चेंज हो रही है। तो ये जो चीज़ है ना, ये रिलेशन में होती है, ये फंक्शन में नहीं हो सकती। किसी अगर होती है तो मतलब वो फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 रूल्स हैं। इसके अलावा ग्राफिकली देखा जाए तो हम एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं हमारे अपना इनपुट्स, और वाई एक्सिस पे हमारे पास होता है आउटपुट्स। आपको एसएटी में कुछ इस तरह की एग्जांपल्स भी हमें देखने को मिल जाएंगे कि हाँ एक फंक्शन दिया होगा। अब इसमें एफ ऑफ एक्स जो है ना, इसमें एफ से मुराद फंक्शन नहीं है, मतलब फंक्शन तो जी ऑफ एक्स भी होता है, कुछ और भी होता है, मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है, मैं ऐसे समझता था इसलिए मैंने बोल दिया। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 7। तो इसमें आपका होगा कि फाइंड करो एफ ऑफ 2, फाइंड करो या कोई भी वैल्यू, तो आपने सिंपली एक्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वो वैल्यू डाल देनी है, 2³ प्लस 5 2² माइनस 7, इसका जो भी रिजल्ट आएगा 8 प्लस 5 इंटू 4 माइनस 7 ये बन जाएगा 8 प्लस 20 माइनस 7, ये बन जाएगा 21 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, बेसिक मैथ है भाई। इसके अलावा ग्राफ्स की बात करते हैं। कुछ ग्राफ्स फंक्शन के कुछ ग्राफ देख लो। एक हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्र का ग्राफ, जो एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्र का ग्राफ होता है ना, ये होता है पैराबोला, और ये इस तरह का पैराबोला आ गया आपका। इस तरह हमारे पास एक ग्राफ होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब का ग्राफ, ये इस तरह। और कौन सा ग्राफ का पता होना चाहिए आपको, अंडर रूट एक्स का ग्राफ, अंडर रूट एक्स का ग्राफ ऐसे करके होता है, सही। और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स, इसका ग्राफ, ये सारे फंक्शन हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये सारे फंक्शन हैं, इसके लिए एक टेस्ट होता है, एक टेस्ट होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। मैं एक मिनट स्पीकर बंद कर लूँ। ओके, एक टेस्ट होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपको आप जो भी आपका ग्राफ बना हुआ है, आपने उस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, और आपने, और वो जो वर्टिकल लाइन है अगर तो वो एक पॉइंट को टच कर रही है, वन पॉइंट को, फिर तो सही है, लेकिन अगर वो दो या दो से ज़्यादा को टच कर रही है तो वो फंक्शन नहीं होगा, सही है। यानी कि आप यहाँ पे जितनी मर्जी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लो, कोई मसला नहीं है, सारी जो वर्टिकल लाइंस जो है ना, ये एक एक पॉइंट पे टच कर रही हैं, सही है। इस तरह यहाँ पे भी जितनी मर्जी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लो, यहाँ पे भी जितनी मर्जी कर लो, तो वो एक से ज़्यादा, अब डोमेन के अंदर रह रह के ही आपने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, ये नहीं आप इस तरह वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हो ऐसे, फर्क तो उससे भी नहीं पड़ेगा, ये टच ही नहीं करेगी। ये फंक्शन फेल तब होगा ये जब ये दो या दो से ज़्यादा को टच कर रही होगी, ये नहीं कि आपने ड्रॉ की एक पॉइंट पे भी टच नहीं हो रही तो फंक्शन नहीं है। फंक्शन ये डिसप्रूव तब होगा जब दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स पे टच कर रही होगी लाइन। वर्टिकल लाइन टच का अंदाजा हो गया आपको। इसके अलावा एक और ग्राफ है, वो भी देख लो, वो होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स, अच्छा ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाले ग्राफ है ना, सारे साइन हाइपरबोला साइन कॉज टेन, इनके ग्राफ्स देख लो अगर आपको कहीं जाकर, मैं सिर्फ यहाँ साइन का ड्रॉ कर रहा हूँ, वो भी फॉर जस्ट एग्जाम्पल, इस तरह।
ये इस तरह ग्राफ होता है। बताने का मकसद ये है कि इसमें भी आप जितनी मर्जी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लो ना, कोई भी वर्टिकल लाइन ऐसी नहीं आएगी कि जो 2 पॉइंट्स पे टच कर रही होगी। इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं ग्राफिक टर्म्स, एक एक्स इंटरसेप्ट, एक आगे हमारे पास वाई इंटरसेप्ट का पहले भी बताया था कि उसमें ये लाइंस वाली चीज़ में। अब एक्स इंटरसेप्ट ग्राफ का वो पार्ट होता है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो, और वाई इंटरसेप्ट ग्राफ का वो पार्ट होता है जो वाई एक्सिस को टच कर रहा हो ऑब्वियसली। अब इस ग्राफ में देखो कितने ज़्यादा है हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट, 1 2 3 4, इन्फिनिट हैं। इसमें हमारे पास एक ही एक्स इंटरसेप्ट है, इसमें भी एक ही एक्स इंटरसेप्ट हो गया, इसमें भी ये एक ही एक्स इंटरसेप्ट है, इसमें भी एक है। तो ये सारे ग्राफ तो मैंने हर ओरिजिन पे बना दिया ना। समझो अगर ये ग्राफ मैं बनाता हूँ, लाइन का ग्राफ ऐसे बनाता हूँ, तो इसमें ये एक्स इंटरसेप्ट आ गया। ये वाला ग्राफ भी थोड़ा आगे करके बनाते हैं, ठीक हो गया। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे करके एक्स इंटरसेप्ट आ गया, इसमें भी ये एक्स इंटरसेप्ट है। लेकिन जो वाई इंटरसेप्ट होता है ना, एक्स इंटरसेप्ट मतलब ये है कि जितने मर्जी हो सकते हैं, इसकी कोई टेंशन ही नहीं है एक्स इंटरसेप्ट की। वाई इंटरसेप्ट जो है ना, ये हमेशा फंक्शन में एक ही होता है, एक से ज़्यादा वाई इंटरसेप्ट नहीं हो सकता। जिस तरह यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे है, ये है, इसमें एक ही वाई इंटरसेप्ट है यहाँ पे, इसमें इसमें है ही नहीं वाई इंटरसेप्ट, तो है ही नहीं, तो मतलब दो या दो से ज़्यादा तो नहीं ना है वाई इंटरसेप्ट। बात ये है, इसमें भी एक ही वाई इंटरसेप्ट है, एक ये हो गया, इसमें भी एक ही वाई इंटरसेप्ट है। ओके, वाई इंटरसेप्ट अगर दो हो जाएंगे ना, तो उस केस में वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल कर जाएगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन हम अगर वाई इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे डालेंगे ना, और उसके दो वाई इंटरसेप्ट होंगे, तो वो दो जगह पे टच कर लेगा ग्राफ, और ये वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो जाएगा, और वो फंक्शन नहीं रहेगा। इसलिए वाई इंटरसेप्ट हमेशा एक ही होगा किसी भी फंक्शन का। या एक ही होगा या तो होगा ही नहीं, जिस तरह यहाँ पे है ही नहीं। ओके जी। इसके अलावा हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन इस तरह लिखा हुआ है, एक्स स्क्र प्लस 2x-7, तो हमने अगर उसके सॉल्यूशंस देखने हैं, तो किसी भी कोई भी फंक्शन हो, हमने अगर उसके सॉल्यूशंस देखने हैं ना, तो हमने देखनी है उसकी डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन क्या है। अगर हम डिग्री का पता लग जाएगा ना हमें, तो हमें पता लग जाएगा उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, डिग्री हमें बताएगी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब जिस ये वाला ग्राफ है, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, इसमें यहाँ पे ये 1 भी है, 2 भी है, लेकिन जो हाईएस्ट है वो 2 है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री 2 है। तो ये एक्सप्रेशन हम जब ग्राफ में डालेंगे ना, क्या था हमारे पास, y इक्वल्स एक्स स्क्र एक्स स्क्र देखो भूल गया, -2x प्लस 2x माइनस 7। अच्छा, अब इसके हमारे पास y इक्वल्स ये ये पहले से ही अज्यूम है, ये सी पहले से ही क्यों अज्यूम है, कमाल है। अच्छा, इसमें अब ये हमारे पास ग्राफ बन रहा है, इसमें एक्स इंटरसेप्ट ये है, एक ये एक्स इंटरसेप्ट है और एक ये एक्स इंटरसेप्ट है, सही है। अब अगर इस ग्राफ को हम, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को, यानी कि एफ ऑफ एक्स जीरो कर देते हैं, यहाँ पे ये इसको जीरो कर देते हैं, तो हमारे पास जो आंसर होंगे वो होंगे हमें एक्स इंटरसेप्ट पे मिलेंगे, क्योंकि वाई इक्वल टू जीरो कर दिया हमने, तो वाई इक्वल टू जीरो होता है एक्स एक्सिस। तो जो ये हमारे पास ये जो वैल्यूज है ना 1.82 और -3.8, ये हमारे पास हैं इसके सॉल्यूशंस। अगर हमने देखना है ग्राफ अपना, इस पे क्या वैल्यूज हैं, अगर जीरो के अलावा हम देखना चाह रहे हैं किसी और वैल्यू पे, समझो 8 पर हम देखना चाह रहे हैं कितने सॉल्यूशंस हैं इसके, तो 8 पर हम किस तरह चेक करेंगे, हम एक वाई इक्वल टू 8 की लाइन ड्रॉ करेंगे, ये, और ये जहाँ जहाँ से इंटरसेक्ट हो रही होगी वहाँ पे हमारे पास आ रहे होंगे इसके दो सोल्यूशन, यानी कि एक 3 और यहाँ पे एक -5 सोल्यूशन आ गया। अब इसमें डिग्री है हमारे पास 2। अब इस पूरे ग्राफ में आप जहाँ मर्जी लाइन ड्रॉ करा लो ना, हमारे पास दो ही सोल्यूशन आएंगे, एक यहाँ पे आएगा, एक इस साइड पे आएगा। एक जगह सिर्फ है ये वाली चीज़, यहाँ पे एक ही सोल्यूशन आएगा, यहाँ पे -1 आ रहा है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कराओगे ना, इससे नीचे लाइन ड्रॉ करोगे वो तो इसकी डोमेन ही नहीं है ना, वो तो इसकी मतलब वो रेंज से बाहर हो जाएगा। इस फंक्शन में हमने लाइन ड्रॉ करनी है, इनपुट चेक करना है। तो यहाँ पर अगर आप डालोगे ना, लाइन ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे सिर्फ एक सोल्यूशन आएगा। उसकी क्या वजह है, उसकी ये वजह है कि इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अब जो हमारे पास यही एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्र का, यानी या y कर लो या एफ ऑफ एक्स कर लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल वाई एक्स स्क्र, इसका ग्राफ यहाँ बनेगा। अब जहाँ मर्जी लाइन ड्रॉ कर लो ना, इसके दो सोल्यूशन हैं सिवाय इसके ये वाली लाइन के, ये जो एक्स एक्सिस है खुद, यहाँ पे इसके इतने सोल्यूशन क्यों हैं। समझो अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे इसकी वैल्यू है -2 और यहाँ पे है वैल्यू 2, और जो हमारा रिजल्ट है वो है 4, यानी कि -2 स्क्वायर भी 4 है और 2 का स्क्वायर भी 4 है।
यहाँ पे ये सीन है कि यहाँ पे वैल्यू है 0, यानी कि अगर हम एक्स स्क्वेयर, वहाँ पे तो हमने किया था ना एक्स स्क्वेयर इक्वल्स 4, तो हमारे पास सोल्यूशन आए थे, इसमें एक्स माइनस टू डाल दो या टू डाल दो, आंसर 4 ही आएगा। तो हम एक्स को ब्रेक डाउन करते हैं, एक माइनस में एक टू में। एक्स स्क्वेयर को जब हम जीरो के इक्वल कर देंगे ना, तो इसमें ये जब ब्रेक डाउन होगा, एक होगा हमारे पास एक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव जीरो और एक आएगा एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव जीरो। लेकिन जो जीरो है उसको पॉजिटिव या नेगेटिव से फर्क तो पड़ता नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही सोल्यूशन बनेगा, नीचे जो वर्टेक्स है ना इसका एक पॉइंट, यहाँ पे इसलिए एक सोल्यूशन बनता है, उसकी ये वजह है। वरना सोल्यूशन जो है ना इस पूरे ग्राफ की जनरली वो दो हैं। यहाँ पे इस तरह दो बनने के एक दफ़ा यहाँ से अप्रोच हो रहा है जीरो, और एक दफ़ा यहाँ से जीरो अप्रोच हो रहा है। खैर ये चीज़ें हम आगे जाके भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी अभी जो बात समझने वाली है वो यही है कि जो डिग्री है, डिग्री डिसाइड करेगी आपकी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसमें एक और बात भी साथ ही कर देते हैं। अब आप कहोगे कि जो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, इसमें तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे कहाँ मिलती हैं तीन सॉल्यूशंस, इसमें तो जहाँ मर्जी लाइन ड्रॉ करो एक ही सोल्यूशन मिल रहा है हमें। तो उसकी रीज़न ये है कि इसके होते तो तीन सॉल्यूशंस ही हैं, लेकिन उसमें एक सॉल्यूशन होता है हमारा रियल और दो सॉल्यूशंस हमारे होते हैं कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी। और जो इमेजिनरी सॉल्यूशंस होते हैं ना, जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं आयोटा वाले, उनकी इस एक्स वाई प्लेन पे कोई जगह नहीं होती। इमेजिनरी नंबर की एक्स वाई प्लेन पे कोई जगह नहीं होती। उसकी वजह यह है कि इमेजिनरी नंबर के आउटर एग्जिस्ट नहीं करता। रियल नंबर में तो हम कह सकते हैं ना कि टू वन से बड़ा है, थ्री टू से बड़ा है, फिर फोर थ्री से बड़ा है, लेकिन इमेजिनरी नंबर में नहीं हम कह सकते कि आयोटा है ना तो आयोटा प्लस वन आयोटा से बड़ा है। ये हम कह ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर होते हैं। खैर, मैंने अभी सिर्फ इस कंसेप्ट को आपके अगर दिमाग में ख्याल आ रहा होगा ना कि एक्स क्यूब में हमें मिलते क्यों नहीं है पॉइंट तीन, तो मैंने उस कंसेप्ट को क्लियर किया। बाकी इसमें कोई ये मतलब ये याद रखने वाली कोई बात नहीं है कि अब आप अयोटा के नोट्स बना रहे हो, वो चीज़ नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा जो ग्राफ में एक बात है, जो टर्म्स है, एक टर्म यूज़ की जाती है मिनिमा, और एक यूज़ की जाती है मैक्सिमा। मिनिमा से मुराद लोएस्ट वाई वैल्यू, और मैक्सिमा से मुराद हाईएस्ट वाई वैल्यू। अब इसके लिए इस इन दो टर्म्स के लिए फंक्शन होना जरूरी नहीं है, ये मतलब किसी भी जो चीज़ फंक्शन नहीं भी है ना उसके लिए भी ये दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। सर मिनिमा की अगर हम बात करें तो अब इसमें तो काफ़ी सारे मिनिमा और मैक्सिमा है। इसमें देखो ये भी मिनिमा है, ये भी मिनिमा है, ये भी मिनिमा है, ये सारे मतलब माइनस वन की वैल्यूज हैं। इसमें मैक्सिमा भी काफ़ी सारे हैं। इसमें देखो इसमें कोई भी मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है, क्योंकि इसकी लोएस्ट वैल्यू हमें पता ही नहीं है ना, हाईएस्ट वैल्यू का पता ही है, अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, और ये अप टू माइनस इन्फिनिटी। इसमें जो लोएस्ट वाई वैल्यू है वो ये है, और हाईएस्ट वाई वैल्यू यानी कि ये मिनिमा है, और मैक्सिमा का हमें पता ही नहीं है, क्योंकि ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो हम बता नहीं सकते क्या मैक्सिमा होगा इसका, इसमें भी नहीं बता सकते। इसमें देखो इसमें मिनिमा हम बता सकते हैं ये इसका मिनिमा है, अगर ये उल्टा ग्राफ होता तो हम बता सकते ये देखो ये इसका मैक्सिमा है। अच्छा, अब कुछ ऐसे ग्राफ जो वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल करते हैं, वो फंक्शंस तो नहीं होंगे ऑब्वियसली, कुछ रिलेशन जो ऐसे जो वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल करते हैं उनकी एग्जांपल में, एक तो हमारे पास अगर हम लेना इसको वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स, तो उसका ग्राफ ना कुछ ऐसे करके होता है, ऐसे। तो इसमें आप लाइन डालोगे, ये देखो ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। इस तरह एक और हमारे पास इक्वेशन होती है सर्कल की इक्वेशन, इसमें भी आप अब जहाँ मर्जी लाइन ड्रॉ करो इस पे, तो ये देखो ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब इसमें भी मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट करता है, इसमें ये मैक्सिमा है इसका, ये मिनिमा है इसका। ठीक हो गया, मैक्सिमम और मिनिमा की मतलब आपको टर्म्स से मुतारिफ करा दिया। नेस्टेड फंक्शन आपको एस में एक तो इक्वेशंस की शक्ल में आपको आ जाएंगे फंक्शन। ठीक है, इक्वेशंस जिस तरह मैंने पहले बात की एफ ऑफ टू एफ ऑफ थ्री आपको बताना होगा। एक आपको आ जाएंगे टेबल्स की शक्ल में, आपको फंक्शन दिए जा सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज इनपुट्स दी होंगी, यहाँ पे वाई की दी होंगी वैल्यूज, जिस तरह समझ लो माइनस वन जीरो टू फोर ये इनपुट्स हैं, और इन्हीं की आउटपुट्स हैं हमारे पास फाइव सिक्स जीरो सेवन। तो इसमें आपसे अगर समझो पूछ लेते हैं कि इसका मुझे एक्स इंटरसेप्ट बताओ, एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट का पॉइंट क्या होगा, तो आप किस तरह बताओगे। हमें पता है कि जो एक्स इंटरसेप्ट है ना, इससे मुराद वो पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस से पास कर रहा हो। तो एक्स एक्सिस पे जो वाई की वैल्यू होती है ना, वाई की वैल्यू जीरो होती है एक्स एक्सिस पे, सर हमने बात की ना वाई इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास एक्स एक्सिस की चीज़ है। तो इसमें यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू होगी इसके एक्स कोऑर्डिनेट में, और इसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा। इस तरह जो वाई वाई इंटरसेप्ट होता है हमारा, वाई इंटरसेप्ट में
ग्राफ वाई एक्सिस से पास कर रहा होता है, तो वाई एक्सिस पे एक्स इक्वल टू जीरो होता है, यानी कि इसका जो भी पॉइंट होगा इसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछ लेते हैं टेबल देके किसका एक्स इंटरसेप्ट बताओ, ये कोई भी फंक्शन है एक्स इंटरसेप्ट, तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या ढूंढना है, आपने ढूंढना है कि वाई कहाँ पे जीरो है, तो वाई की वैल्यू देखो यहाँ पे जीरो है, ये यहाँ पे, तो यानी कि आपको एक्स इंटरसेप्ट मिल गया, एक्स इंटरसेप्ट आपका है 2 0। वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, इससे ऊपर वाली वैल्यू जहाँ पे एक्स जीरो है, तो वाई इंटरसेप्ट आपका 0 6, या तो 0 6 होगा या तो खाली 6, मतलब ऑप्शन आपको दी होंगी ना, क्योंकि एक एक नंबर तो ऑब्वियस है ना जीरो वाला, तो क्या पता आपको ऑप्शन नहीं हो कि क्या वाई इंटरसेप्ट है, और ऑप्शन में आपके पास हो 2 8 6 16, तो आपने 0 और 6 नहीं ढूंढने लग जाना, आपने 6 पे सीधा टिक टिक करना है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि आपको किस तरह के किस किस टाइप के ग्राफ आपको आएंगे एसटी में। इक्वेशंस हो गई, टेबल्स हो गए, और एक आपको पूछ लेते हैं ग्राफिकली ग्राफ बनाया होता है, उसमें से आपने इंटरप्रेट करना होती हैं वैल्यूज, लाइक आपको ग्राफ बना दिया गया है कुछ इस तरह करके, डॉटेड ग्राफ है, ये है, इस तरह के ग्राफ भी एग्जिस्ट करते हैं। तो और आपको इसमें पूछेंगे कि इसका बताओ मिनिमा क्या है, तो यहाँ पे ग्राफ ना पूरा ग्रिड बनी होगी, उसकी लाइंस भी सारी लगी होंगी, तो आप इजीली आपको बस मिनिमा निकालना है, तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो लोएस्ट वाई वैल्यू है वो ये है, तो आप आराम से इसका जो वैल्यू यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी आप वो मिनिमा बता दोगे, मतलब ग्राफ से डाटा इंटरप्रेट करना, ये हम डाटा एनालिसिस के वाले सेक्शन में भी सीखेंगे, लेकिन जो मिनिमा का कंसेप्ट है इसमें तो ज़्यादा कोई है नहीं बात, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो मोस्ट कॉमनली तरीके से पूछते हैं वो होते हैं नेस्टेड फंक्शंस, नेस्टेड फंक्शंस, नेस्टेड फंक्शंस बोल लो या कॉम्पोजिट फंक्शंस बोल लो, उसमें कुछ ऐसा सीन होता है कि आपको कोई भी वैल्यू दिया है, एफ इक्वल्स एक्स स्क्वेयर प्लस 6, फिर जी ऑफ एक्स दिया है 2x-1, और आपसे पूछ रहे थे व्हाट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इससे क्या मुराद है कि आपने जी ऑफ एक्स की जो भी आउटपुट है वो एफ ऑफ एक्स की इनपुट बना देनी है, जी फंक्शन की आउटपुट एफ फंक्शन की इनपुट बन जाएगी, जी फंक्शन की आउटपुट का 2x-7, और एफ फंक्शन में पुट कर देते हैं, एफ फंक्शन है एक्स स्क्वेयर प्लस 6, यानी कि जो भी है ये स्क्वेयर प्लस 6, तो आप बस इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना और आंसर आ जाएगा आपका। इस तरह के फंक्शन, ये तो एक जनरल हो गया ना, पूछा किस तरह जाता है, पूछा इस तरह जाता है, आपको दी होती है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 1, जी ऑफ एक्स इक्वल 7 - x², कोई भी एग्जाम्पल लिया, इसमें मैं पूछना है व्हाट इज जी ऑफ एफ ऑफ 2, सबसे पहले तो आप एफ ऑफ 2 निकालोगे और एफ ऑफ 2 को आप जी ऑफ एक्स में पुट कर दो, एफ ऑफ 2 की जो भी वैल्यू आएगी आउटपुट आएगा उसको जी फंक्शन की इनपुट बना दोगे, तो इससे हम एफ ऑफ 2 पहले फाइंड करते हैं, पहले तो एफ ऑफ 2 क्या होगी भाई इसकी, 2³ -5 2 + 1 = 8 - 20 + 1, तो ये क्या बन जाएगा -12 + 1 यानी -11, तो -11 को आप अब इसमें जी ऑफ -11 डाल देना, और 7 - x², -11 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 7 - 121, इसका जो भी आंसर आएगा अभी जो भी है, डेसिमल से कर लेना यार। अब आते हैं डोमेन रेंज एंड को डोमेन पे। अब इसमें ऐसा है कि बिल्कुल सिंपल सिंपल डेफिनेशन बताऊंगा, लेकिन वही चीज़ आपने पिक करनी है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना। डोमेन, डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स, को डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, और रेंज होती है सेट ऑफ ऑल एक्चुअल इनपुट्स। एक्चुअल इनपुट से क्या मुराद है, एक्चुअल इनपुट से वो सॉरी आउटपुट्स, एक्चुअल आउटपुट से क्या मुराद है, एक्चुअल आउटपुट से मुराद है कि आपको जो आपने इनपुट डाली फंक्शन में, जितनी इनपुट डाली और उससे जो हमारे पास आउटपुट्स आई वो हमारी रेंज बनेगी, लेकिन जो कोड डोमेन है, कोड डोमेन से मुराद सारी पॉसिबल आउटपुट्स, जो जो आउटपुट्स आ सकती हैं, लेकिन एक्चुअल आउटपुट से मुराद है जो आउटपुट्स एक्चुअली आई इनपुट डाल के फंक्शन में। इसकी मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं,
एक तो मैं चीज़ बता दूँ कि कोड डोमेन के बारे में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कोड डोमेन हमारे पास कोई ये नहीं होती कोड डोमेन के फिक्स नहीं होती किसी फंक्शन की। कोड डोमेन हमारे पास डिपेंड करती है कॉन्टेक्स्ट पे, वो हमारी मर्ज़ी होती है। रेंज किसी फंक्शन की फिक्स होती है। इन दोनों का जो एक डिफरेंस है वो इस तरह मिसाल से समझ लो कि जिस तरह हमारे पास एक मैथ का टेस्ट है और टेस्ट है 40 नंबर्स का और मार्किंग होगी 1 से लेके 40 तक, मतलब 0 से लेके 40 तक, सॉरी, सारे जिसके गलत हो जाएंगे तो 0 मिलेंगे। 0 से लेके 40 तक मार्किंग है और हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स जो होंगे हमारे पास, वो होंगे हमारी इनपुट। अब स्टूडेंट्स के जो एक्चुअल मार्क्स आए हैं, समझो किसी के 37 आए हैं, किसी के 38 आए हैं, किसी के जितने भी आए हैं, 30 आए हैं, 20 आए हैं, किसके जितने भी इनपुट्स आएंगी ना, जितने भी आउटपुट्स आएंगी, जितने भी स्टूडेंट का रिजल्ट होगा, वो समझो जितना भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, स्टूडेंट्स का जो, क्या लिख दिया मैंने, रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास रेंज है, जो एक्चुअल हमारे पास रिजल्ट आउटपुट आई है। लेकिन हमारे पास कोड डोमेन क्या होगी? कोड डोमेन होगी हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब पॉसिबल आउटकम तो 0 से 40 है ना, किसी के नंबर, एक स्टूडेंट के नंबर 0 से लेकर 40 तक आ सकते हैं, इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो ये सारी हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो ये 0 से 40 हमारे पास कोड डोमेन है। ये कोड डोमेन है, लेकिन सबके नंबर तो नहीं ज़रूरी कि सबके नंबर, सारे स्टूडेंट्स के नंबर हम डालेंगे तो हमारे पास 0 से 40 हर नंबर किसी ना किसी बच्चे का आ जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो एक्चुअल नंबर आएगा वो हमारे पास होगी रेंज, जो एक्चुअल रिजल्ट होगा वो हमारे पास रेंज होगा। अब इसमें जो चीज़ समझने वाली है कि जो रेंज है वो कोड डोमेन के इक्वल हो सकती है, लेकिन रेंज कोड डोमेन से बड़ी नहीं हो सकती, ऐसे कभी नहीं होगा। यानी कि कोड डोमेन का ये सबसेट है, ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेंज छोटी होगी कोड डोमेन से, ऐसे भी हो सकता है। यानी कि ये कोड डोमेन है, ये कोड डोमेन है, इसके अंदर रेंज है। ये कंसेप्ट समझने वाला है, और कोड डोमेन के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि ये डिपेंड करती है आपके कॉन्टेक्स्ट पे। असल असल चीज़ जो है रेंज है। कोड डोमेन का जितना आपको समझ आ गया ना इस एग्जांपल से, उतना आपके लिए बहुत है। अच्छा, अब अब हम कुछ फंक्शन की कोड की रेंज डोमेन देखते हैं। अब जिस तरह हमारे पास ये फंक्शन है एक y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, ये अंडर रूट एक्स एक्स माइनस वन अगर मैं कर लेता हूँ तो ये थोड़ा राइट हो जाएगा, 1 यूनिट राइट चला जाएगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा और ये ऐसे जाएगा, सही है। अब इसकी जो डोमेन है, डोमेन की एक और बात ये है कि डोमेन हमारे पास इनपुट होती है ना, तो इनपुट हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे, तो जितना भी ग्राफ हमारे पास स्प्रेड हुआ है ना, एक्स एक्सिस पे जितना भी ग्राफ का स्प्रेड है वो होता है डोमेन, वहां से हम डोमेन निकाल लेते हैं ग्राफिकली। और वाई एक्सिस पे जितना हमारे पास स्प्रेड होता है ग्राफ का, वो हमारे पास रेंज होती है। अब इसमें इस केस में देखो देखो अगर तो डोमेन हमारे पास क्या बनेगी ग्राफ से देखें, ये हमारे पास वन है यहाँ पे, और वन से लेके हमारा ग्राफ इन्फिनिटी तक जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो हमारे पास रेंज क्या आएगी, सॉरी हमारे पास डोमेन क्या आएगी ग्राफ की, डोमेन हमारे पास आएगी वन से लेकर इन्फिनिटी तक। अब वन हमारे पास एक्सक्लूडेड नहीं है, वन इंक्लूडेड है। तो जब इंक्लूडेड आता है ना तो हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। हाँ, अगर वन इंक्लूड ना होता हो ना तो फिर हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, लेकिन वन हमारे पास है इंक्लूडेड, तो हम ये वाला सिंबल यूज करके, और इन्फिनिटी हमारे पास कभी भी इंक्लूडेड नहीं होती, उसके लिए हम हमेशा ये राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं। तो हमारे पास इस तरह हमारे पास डोमेन आ गई। और रेंज क्या होगी इसकी भाई, रेंज होगी इसकी, ये देखो ये जीरो से शुरू हो रही है, जीरो से, और ये अप टू इन्फिनिटी जा रही है। यानी कि मैंने तो ग्राफ थोड़ा ऐसे करके बनाया ना, ये ग्राफ थोड़ा है इस तरह करके ना, मतलब अप टू इन्फिनिटी। तो और जीरो इसमें इंक्लूड है, तो रेंज हमारे पास आ जाएगी जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, सही होगा। तो कोड डोमेन इसका निकालने का आपको है नहीं, यानी कि ये आपकी खपत नहीं है कि कोड डोमेन निकालनी है, और इस कोड डोमेन का हमें पता भी नहीं है। डिफरेंट कोटेक्स्ट में डिफरेंट कोड डोमेन होती हैं, और वो एसटीडी में उसकी जरूरत भी नहीं है। बस कोड डोमेन का मैंने कहा ना, जितना आपको पता चल गया उतना बहुत है। डोमेन और रेंज मेनली हमने फाइंड करनी होती है। अव्वल तो इसका भी ज़्यादा आपका वहाँ नहीं पड़ने वाला सेट में, लेकिन पता होना चाहिए ऑब्वियसली। इसके अलावा हम अगर साइन एक्स का फंक्शन है उसकी रेंज डोमेन देखें तो वो कुछ ऐसे करके होता है, सही है। और इसमें जो यहाँ से कभी ऊपर नहीं आएगा ग्राफ, और यहाँ से कभी नीचे नहीं गिरेगा। ये माइनस में है, ये वन है, और ये इंक्लूडेड है, तो हमारे पास रेंज आ जाएगी इसकी, रेंज होगी वन से -1 इंक्लूडेड, सॉरी यहाँ पे तो पहले वो नंबर लाइन के हिसाब से -1 पहले आएगा फिर वन आएगा ना। और जो डोमेन है, डोमेन इसकी क्या है, ऑल रियल नंबर्स। डोमेन तो यहाँ से भी इन्फिनिटी तक जा रही है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, या रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सही फॉर्म है। सही हो गया। इसके अलावा
कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब ये जो पार्ट है ना, अगर आपको पढ़ना है सही है पढ़ लो, लेकिन एसएटी से रिलेटेड नहीं है। इसमें हम कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। एक तो होते हैं हमारे पास इवन फंक्शंस। इवन फंक्शंस वो होते हैं कि जब हम एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दें तो उससे फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही रहता है। उसकी मिसाल एक ये होती है एक्स स्क्वेयर। इस तरह हमारे पास पैराबोला है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। इसमें एफ ऑफ एक्स एफ एक्स हम कोई भी ले लेते हैं वैल्यू, मतलब आपको समझ आई होगी दिखने से। हम एफ ऑफ थ्री लेते हैं तो उसका आंसर 9 आता है, लेकिन एफ ऑफ माइनस थ्री लेते हैं उसका आंसर भी 9 ही आएगा। सही है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम वैल्यू माइनस कर देंगे ना एक्स की तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं उनको हम इवन फंक्शन बोलते हैं। और जो ये फंक्शन होते हैं इनकी एक प्रॉपर्टी है कि ये होते हैं सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस। इससे मुराद ये है कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के इधर जितना पोर्शन है वैसा ही सेम मिरर होकर यहाँ पे पोर्शन है। समझ आई बात की। यानी कि ये वाई एक्सिस के गिर्द सिमेट्रिक होते हैं। और इसको सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस की डेफिनेशन एक ऐसे भी हो सकती है, उसको कहते हैं जो आप उसको रिफ्लेक्ट करो, रिफ्लेक्ट अलोंग वाई एक्सिस। जब इसको आप वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करते हो तो इट रिमेन्स अनचेंज्ड, तो उसको फर्क नहीं पड़ता। अब रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट जो है ना, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। दिखाया तो अगर रिफ्लेक्शन, हाँ यही है ना वाई एक्सिस में। इसमें वाई एक्सिस में हम एक्स को माइनस एक्स कर रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जब रिफ्लेक्शन करते हैं ना ये यहाँ पे, तो हम एक्स की वैल्यू को माइनस एक्स कर देते हैं और उससे फर्क ही नहीं पड़ता। ये हमने वाई एक्सिस के गिर्द रिफ्लेक्शन किया, यहाँ पे वाई एक्सिस के गिर्द हमने इसको रिफ्लेक्ट करवाया माइनस एक्स करके, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ा, वो वैसे का वैसे ही है, वो एफ ऑफ एक्स ही है। और इसकी एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। इस तरह एक और फंक्शन होते हैं ओड फंक्शन। ओड फंक्शन से मुराद ऐसा है कि जब हम करते हैं एफ ऑफ एक्स, सॉरी, इसको जब हम माइनस एक्स करते हैं तो जो रिजल्ट देता है वो माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाता है। आई बात समझ। मतलब ये सिंपल सा एक असूल है। इसमें एक्स की जगह अगर माइनस एक्स पुट करेंगे तो वो आउटपुट को नेगेटिव कर देगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास एक ऐसे है कि हमारे पास ये ग्राफ है ऐसा, ये हमारे पास एक्स क्यूब का ग्राफ है। सही है। इसमें एक्स क्यूब के ग्राफ में अगर हम देखना चाहें, ये है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इसमें समझो अगर हम पुट करते हैं थ्री, एफ ऑफ थ्री, तो हमारे पास आता है वो 27। लेकिन अगर हम पुट करते हैं एफ ऑफ माइनस थ्री तो वो बनेगा माइनस थ्री क्यूब, तो वो बनेगा माइनस 27। यानी कि माइनस थ्री का इसका पूरा ही क्यूब कर रहे हैं तो उसका आंसर आएगा माइनस 27। अब तो ये माइनस 27 है, इसमें जो 27 है ना वो क्या है माइनस, ऐसे रहने दो। 27 हमारे पास है एफ ऑफ थ्री। एफ ऑफ थ्री का आंसर भी 27 ही आया था ना, यहाँ पे एफ ऑफ थ्री का आंसर 27 आया था। तो इससे मुराद ये हुआ कि एफ ऑफ माइनस थ्री इक्वल्स माइनस एफ ऑफ थ्री। सही है। तो इस तरह के फंक्शन जो होते हैं ना, उनकी एक खसूसियत ये होती है कि वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजन होते हैं, ओरिजन के अराउंड सिमेट्रिक होते हैं। उससे मुराद ये है कि ओरिजन के इस तरफ जो ग्राफ की शेप है वही मिरर होके ओरिजन के इस तरफ है। ये ओरिजन है। आई बात समझ। इसकी एक और डेफिनेशन ये है कि जब आप उसको ओरिजन के गिर्द रिफ्लेक्ट करवाओगे तो इट रिमेन्स अनचेंज। अब जैसा वहाँ पहले हमने डिस्कस किया था, ये ओरिजन के गिर्द अगर आप किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करवाना है ओरिजन के गिर्द, तो एक्स वाई से इसको माइनस एक्स और माइनस वाई कर दो। तो हम वही तो कर रहे हैं ना, यहाँ पे इसको माइनस एक्स कर रहे हैं और वो रिजल्टिंग में हमारे पास यहाँ पे माइनस दे रहा है। ओरिजन के गिर्द रिफ्लेक्शन से मुराद ये नहीं है कि वो ओरिजन से पास करना लाजमी है उसका। ज़रूरी नहीं है कि वो ओरिजन से पास करेगा तभी। अब इसकी एक और मिसाल जो है ये भी है, जो सिंपल हम वाई इक्वल टू एक्स का पढ़ते हैं। एक सिंपल लाइन है हमारे पास, ये भी सिमेट्री का ओरिजन के गिर्द है ना, क्योंकि जो ओरिजन के इस तरफ शेप है वही ओरिजन के इस तरफ है। मैंने कहा जरूरी नहीं है कि ये ओरिजन से ही पास करे, क्योंकि कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं ओरिजन के गिर्द सिमेट्रिक होते हैं लेकिन ओरिजन से पास नहीं कर रहे होते। उसकी मिसाल हम ऐसे इस तरह ले लेते हैं। एक इधर हमारे पास हाइपरबोला होता है ना, वो ऐसे करके होता है। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर जो हाइपरबोला होता है। अभी देखो ओरिजन के गिर्द इसकी जो शेप है वही शेप मिरर होकर ओरिजन के इस तरफ है, लेकिन ये ओरिजन से पास नहीं कर रहा। तो ये इस तरह के ग्राफ भी जो होते हैं हमारे पास होते हैं
सिमेट्रिक टू ओरिजिन, और ये हमारे पास ओड फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा ये तो दो टाइप्स होगी ना। अब इसके अलावा जो हम एक और टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, वो इवन और ऑड से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो डोमेन और रेंज और को डोमेन के रिलेटेड है फंक्शंस। उसमें एक फंक्शन की टाइप होती है, फंक्शन का रिलेशन पहले समझ लो। हमारे पास कोई भी सेट है, ये समझो एक सेट है, सेट ए, और ये है हमारे पास सेट बी। यहाँ पे कोई भी इनपुट ले लेते हैं, यहाँ पे आउटपुट ले लेते हैं, सही है। इसका रिलेशन करवाते हैं भाई, इसका ये आउटपुट है, इसका ये आउटपुट है, इसी का ये आउटपुट है, इसका ये आउटपुट है। अब ये जो है ना, ये रिलेशन, ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि ये देखो, ये जो ये एक इनपुट है ना, ये दो आउटपुट दे रही है, और ऐसे नहीं हो सकता, ये फंक्शन है ही नहीं। दूसरे पे चलते हैं, ए बी, मतलब बात ही समझ आ गई ना। ओके, ये हमारे पास आ गए कुछ फंक्शन है, ये हमारे पास कुछ आउटपुट्स पड़ी हुई हैं। इसका ये रिजल्टिंग है, इसमें ये रिजल्टिंग है, इसका ये रिजल्टिंग है, इसका ये रिजल्टिंग है। सही हो गया। समझो अगर एक केस लेते हैं हम यहाँ पे, कि समझो ये आउटपुट्स हैं, ये इसका रिजल्ट है, ये इसका रिजल्ट है, ये इसका है, और जो ये वाला फंक्शन है ना, इसका कोई रिजल्ट नहीं है। अब इस केस में भी जो ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पहला रूल जो डिस्कस किया था वो ये था कि हर एवरी इनपुट शुड गिव एन आउटपुट। तो इस केस में ये कोई इनपुट, ये जो इनपुट है ये कोई आउटपुट ही नहीं दे रही, तो इस केस में भी ये फंक्शन नहीं होगा। अब हमारे पास ये एक फंक्शन है, ये एक प्रॉपर फंक्शन है, क्योंकि ये तीनों रूल्स पूरे कर रहा है। पहले तो हर एक जो इनपुट है वो एक आउटपुट दे रही है, और एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रही है, सही है। तो ये एक फंक्शन है, इसमें जो हमारे पास सेट ए में है ना, जितने भी एक दो तीन चार, ये सारे हमारे पास डोमेन है, सही है। इसमें ये सारा कुछ डोमेन है। और इस डोमेन से हमारे पास जितने भी एक्चुअल इनपुट्स हैं, तो ये एक इनपुट है, ये किसी फंक्शन की, किसी इनपुट की एक आउटपुट है, ये भी कोई आउटपुट है, एक्चुअल है, ये भी एक्चुअल आउटपुट है, ये भी एक्चुअल आउटपुट है। तो ये जो चार है ना, एक दो तीन चार, ये हमारे पास डिफाइन करते हैं रेंज को। ये जो है आउटपुट, ये किसी इनपुट के आउटपुट नहीं है, लेकिन ये प्रिडिक्टेड है, यानी कि सेट बी में मौजूद है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में जो ये जो पांचों का सेट है ना, जो पांचों का सेट बनेगा, ये हमारे पास कोड डोमेन है। अब आई समझ कोड डोमेन की, इस कॉन्टेक्स्ट में हम कोड डोमेन निकाल सकते हैं। प्रिडिक्टेड तो है ना कि ये आउटपुट हो सकती है, पॉसिबल आउटकम है, सेट बी में मौजूद है, इसलिए पूरा सेट जो होगा हमारे पास, पूरा सेट बी, ये पूरा सेट ही हमारे पास कोड डोमेन होगा। और इसमें जो हमारे पास वैल्यूज एज एन एक्चुअल आउटपुट आएंगी, वो हमारे पास रेंज होंगी, सही है। अब कुछ बात करते हैं वन वन फंक्शन की। इसके अलावा एक पहले एक और केस डिस्कस कर लेते हैं, फिर उस पर जाते हैं वो ये है, यहाँ से इसकी ये आउटपुट है, इसकी ये आउटपुट है, इसकी ये आउटपुट है, और इसकी भी यही आउटपुट है, सही हो गया। अब इस केस में ये स्टिल एक फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे वही मैनी टू अदर वाला कंसेप्ट है, कि मैनी टू अदर डिफरेंट इनपुट्स हैं लेकिन आउटपुट सेम है, तो ऐसा फंक्शन में हो सकता है। तो बस यही बताना था कि अगर इस तरह का केस आ जाए ना, कि एक इनपुट से दो इनपुट हैं लेकिन वो सेम में आउटपुट दे रही हैं, तो ऐसे केस में भी फंक्शन रहेगा, वो रिलेशन फंक्शन रहेगा। एक केस डिस्कस करते हैं वन वन फंक्शन का। वन वन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है, फंक्शन की तो सारी रूल्स लगेंगे इस पे ऑब्वियसली, क्योंकि ये फंक्शन है। इसके अलावा इस पे जो एक रूल लगेगा वो ये है कि एवरी इनपुट विल विल गिव अ यूनिक इनपुट, यूनिक आउटपुट। अब जो ये फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन नहीं है, इस केस की वजह से। वन वन फंक्शन तो है लेकिन वन वन फंक्शन नहीं है। इससे मुराद ये है कि जो वन वन फंक्शन की एग्जांपल है, उसमें हमारे पास ये हमारे पास चार आ गए, दो तीन चार पाँच, ठीक है। इसमें इसके ये आउटपुट है, इसकी ये आउटपुट है, इसकी ये आउटपुट है, इसकी ये आउटपुट है। अब इसमें देखो, अब इसमें हर इनपुट की एक अपनी यूनिक आउटपुट है, इसकी एक अलग आउटपुट है। कोई भी आउटपुट शेयर नहीं हो रही इस केस की तरह, यहाँ पे कोई भी आउटपुट शेयर नहीं हो रही। वो अलग बात है, यहाँ पे एक आउटपुट वैसे रिमेनिंग रह गई है कोड मेन में, जो कि रेंज का हिस्सा नहीं बन सकी, लेकिन उससे ये स्टिल वन वन फंक्शन रहेगी। तो वन वन फंक्शन का ताल्लुक है कि हर इनपुट एक यूनिक आउटपुट दे। तो ये इस तरह के केस में ये वन वन फंक्शन की ये मिसाल होती है, एग्जाम्पल है। अच्छा, इसके अलावा कुछ फंक्शन होते हैं। अच्छा, वन वन फंक्शन का एक और नाम भी है, वो नाम है इंजेक्टिव।
इंजेक्टिव बोलते हैं इसको, इंजेक्टिव फंक्शन बोल लो या इंजेक्टिव खाली बोल लो, ये नाम है इसका। इसके अलावा कुछ फंक्शन होते हैं इनटू फंक्शंस। इनटू फंक्शन वो होते हैं, जिस तरह इसी एग्जांपल को ले लो, इनटू फंक्शन वो होते हैं कि जिसमें ये जो आउटपुट वाला सेट है ना हमारा, ये वाला सेट बी, ये है जो आउटपुट वाला सेट बी है ना हमारा, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा रह जाए कि जो मैप ना हो सके, यानी कि उस पर कोई भी इनपुट अपना आउटपुट ना दे। ये जिसमें जिस तरह इसमें ये जो एक केस रह गया है, इसको इस पर कोई भी एरो नहीं आया, तो इसमें एक एलिमेंट रह गया ना, तो इसका मतलब ये इनटू फंक्शन है। इस केस में देख लो, इसमें दो ऐसे हैं वो रह गए हैं जो जो कि मैप नहीं हो सके, और कोड मेन का हिस्सा है लेकिन रेंज नहीं बने, तो ये भी एक इनटू फंक्शन है। इस केस में समझो हम इसको मैप कर देते हैं, अब ये फंक्शन भी बन गया है। इसमें देखो अब ये मैप हो गया, अब इसमें सारे मैप हो गए हैं, सारे आउटपुट्स मैप हो गए, यानी कि कोड मेन इक्वल हो गई रेंज के। तो इस केस में ये इनटू फंक्शन नहीं है, ये इनटू फंक्शन नहीं है, लेकिन ये इनटू फंक्शन मतलब इसमें बता दो ना, इसमें जो हमारे पास कोड डोमेन होती है वो रेंज के इक्वल नहीं होती, इनटू फंक्शन की ये क्वालिटी है। कोड डोमेन जब एक रेंज के इक्वल नहीं होती तो इसका मतलब यही है कि ऑब्वियसली वो कोड डोमेन रेंज से बड़ी होती है। सही है, ये पीछे भी डिस्कस हो चुका है। अब अब जो ऐसा फंक्शन जिसमें कोड डोमेन इक्वल होगी रेंज के, इस फंक्शन को बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। और ये आपका आ गया एक और टाइप, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन की मतलब डेफिनेशन से पहले आपको डेफिनेशन का पता चल गया, और वो उसमें ये होता है कि कोड में इक्वल्स रेंज। आगे समझ बात की, अब इसमें हम कोई भी एग्जांपल फिर ले लेते हैं। हम्म, ये इस तरह आ गया, इसकी भी वही आउटपुट है, इसकी ये है, ये खत्म हो गया। एक और लेते हैं, इसकी ये है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो इस केस में सारे जो हमारे पास कोड डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे रेंज बन चुके हैं, तो सारे के सारे यानी मैप हो चुके हैं, तो ऐसे केस में ये है ऑन टू फंक्शन। ठीक हो गया। अब वन वन फंक्शन के जो ग्राफिकली कुछ है हमारे पास, वन वन फंक्शन कहाँ गया, वन वन फंक्शन यार, हाँ, इसके कुछ ग्राफिकली एग्जांपल्स अगर देखना चाहिए हम, तो वन वन फंक्शन में हमने यही बात की है ना कि वो उसमें हर एक इनपुट अपनी यूनिक आउटपुट देता है, हर इनपुट एक यूनिक आउटपुट देगा। उसके अगर एग्जांपल देखना चाहें, एग्जांपल्स ऑफ वन वन फंक्शन, वो ऐसा है कि यही वाला ग्राफ ले लो, ये वन वन फंक्शन है क्योंकि हर इनपुट का एक यूनिक आउटपुट है, इसका ये एक यूनिक आउटपुट है। दूसरी साइड पे अगर हम इस तरह ग्राफ देखें, तो इसमें हर इनपुट का एक यूनिक आउटपुट नहीं है। ये देखो, इसका भी यही आउटपुट है और इस इनपुट का भी सेम आउटपुट है, और वो ये है। इस केस में जो एक आउटपुट है वो शेयर हो रहा है दो इनपुट्स में, तो ऐसा फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं है। तो ग्राफिकली हमारे पास कोई भी फंक्शन बना हुआ, अगर हमने उसको टेस्ट करना है कि वो वन वन फंक्शन है या नहीं, हमारे पास दो टेस्ट है। पहले हमने टेस्ट पढ़ा वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट तो हमें कंफर्म है ना, वो तो पहले हमें बताएगा कि वो फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन वैलिडेट करेगा, वैलिडिटी। और एक और टेस्ट है, वो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ये टेस्ट हमें बताएगा कि फंक्शन वन वन है या नहीं, वन वन वैलिडिटी। अच्छा, अब ये जो ये है, यानी कि एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास एक ग्राफ है। अब ये बताओ वन वन फंक्शन है या नहीं, पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं हम। ये देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये वन वन फंक्शन है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो है ये तो फंक्शन ही नहीं है। पहले वन वन फंक्शन होने के लिए पहले बात जरूरी है कि फंक्शन हो। पहले हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट करना है इसमें, फिर हम हॉरिजॉन्टल पे आएंगे। वर्टिकल फेल कर रहा है टेस्ट, तो हॉरिजॉन्टल पे क्या करना है हमने। तो वन वन जो फंक्शन होते हैं उनकी एग्जांपल्स में एग्जांपल ऊपर दे चुका हूँ, ये एग्जांपल है हमारे पास। एक और एग्जांपल हमारे पास वाई इक्वल टू एक्स वाली एग्जांपल है। ये एक एग्जांपल, इस पे वर्टिकल टेस्ट कर लो, हॉरिजॉन्टल कर लो, टेंशन नहीं है। इसके अलावा इनवर्स ऑफ फंक्शन आपको फाइंड करना आना चाहिए। इनवर्स ऑफ फंक्शन भी नॉन एसिटी है टॉपिक है, लेकिन पता होना चाहिए यार आपको। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स रूट फाइव एक्स प्लस थ्री बाय टू, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या करना है, अगर आपने फंक्शन का इनवर्स निकाल लिया, यानी कि एफ ऑफ इनवर्स एक्स वो निकालना है आपने, तो क्या करोगे आप, पहले तो फंक्शन नीचे लिख लेते हैं। इसमें एफ ऑफ एक्स की जगह हम वाई यूज़ करते हैं, वाई इक्वल्स एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू। इसमें क्या है कि वाई को एक्स बना दो और एक्स को वाई बना दो, यानी कि ये स्टेप है जो करना है इनवर्स फाइंड करने के लिए, वाई प्लस थ्री डिवाइड बाई टू। अब इसमें वाई को अलग कर दो, यानी कि ये टू एक्स बन जाएगा आपका, ये
5 y+3 और आपका ये बन जाएगा इसको 2x⁵ इक्वल्स y+3 और 2x⁵ यानी कि 32x5 - 3 = y। यानी कि ये जो आपका आया ना, अब ये है हमारे पास y इनवर्स x, यानी इनवर्स निकालने का तरीका सिंपल ये है। सिंपल से स्टेप्स हैं, इसमें ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट है नहीं। y को x से रिप्लेस कर दो और x को y से, उसके बाद y अलग कर लो, y को एक साइड पर ले आओ। अब इनवर्स फंक्शन में एक और चीज़ होती है कि ये हमारे पास f(x) है, ये सिंपल फंक्शन है और ये है हमारे पास इनवर्स f(1x)। इसकी जो डोमेन होती है ना, वो बन जाती है इसकी रेंज, और जो इसकी रेंज होती है वो बन जाती है इसकी डोमेन। सही है, सिंपल है। और एक और चीज़ कि हर फंक्शन जो है ना, हर फंक्शन का इनवर्स इनवर्स नहीं होता। सही है। ये अब मैं इसमें डिटेल में जाऊँगा, आपका होगा यार की तैयारी करनी है, क्या शुरू हो गया। टाइप्स ऑफ फंक्शन में ना एक चीज़ थी, ये जो ऑन टू फंक्शन होता है ना, कहाँ है ऑन टू फंक्शन, इसका एक और नाम भी है, इसको हम सरजेक्टिव भी बोलते हैं, सरजेक्टिव। सही है। अब अब ऐसा फंक्शन जो ऑन टू भी हो और वन वन भी हो, वो सबसे सही, मतलब ना एक आइडियल सा, मतलब मैं खुद से ही बोल रहा हूँ आइडियल, बड़ा सही मतलब फंक्शन होता है, सेटिस्फाइंग टू वॉच। इस तरह उसमें ऐसे होता है। अब इसमें वन वन भी होता है, जो मतलब इसमें जितने यहाँ पे इनपुट्स होती हैं उतनी ही आउटपुट्स होती हैं, और कोई ओवरलैप भी नहीं कर रहा होता एक दूसरे से, कोई शेयर भी नहीं हो रहा होता आउटपुट, और यहाँ पे कोई रिमेनिंग भी नहीं होता। तो ऐसा फंक्शन वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है। ठीक है, वन वन मतलब इंजेक्टिव भी होता है और ऑन टू मतलब सरजेक्टिव भी होता है। इसके अलावा इन्वर्स फंक्शन एसिम्पटोट्स का कंसेप्ट, अब आपने y इक्वल टू 10x का ग्राफ देखा है, y इक्वल्स 10x। कलर चेंज कर देता हूँ, ये कर देते हैं। सही है। ये देखो, अब ये वाला जो ग्राफ है ना, ये आपको कंफ्यूजिंग होगा। यहाँ बना लेते हैं यार, y इक्वल्स 10x। यहाँ पे हमारे पास π/2 है, यहाँ हमारे पास -π/2 है। ये ग्राफ ना कुछ ऐसा करके होता है, यानी कि यहाँ पे हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे भी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। सही है। और ये ग्राफ कुछ ऐसे करके होता है, मतलब मैं काफ़ी बुरा बना रहा हूँ। ओके हो गया, ये कुछ ऐसे ही करके होता है यार। ठीक है। इसमें भी ऐसा होता है कि ये जो लाइन है ना, ये अप्रोच कर रही होती है इस लाइन को अप्रोच करती रहती है, करीब जाती रहती है, लेकिन कभी टच नहीं करती। इन्फिनिट तक चली जाएगी लेकिन टच नहीं करेगी कभी। तो जो ऐसी लाइन्स होती है ना, ये थोड़ी इमेजिनरी लाइन है, ये कुछ लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन है। जो ऐसी लाइन्स होती है ना, इनको बोलते हैं एसिम्पटोट्स। ये डोमेन में शामिल नहीं होती, यानी कि अगर हमने इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है ना, डोमेन हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस पे जो फैली होती है डोमेन। तो ये देखो, ये हमारे पास ये -π/2 है, ये वैल्यू -π/2 डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है। यानी कि अगर हमने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हम चेक करनी है इसकी डोमेन, ये सारी डोमेन में आएगा। यहाँ पे भी सेम ये चीज़ है, वाई जो x इक्वल टू 0 वाला लाइन है, इसको भी ये अप्रोच करती रहेगी लेकिन कभी टच नहीं करेगी। ये भी डोमेन में शामिल नहीं होगी, ये भी डोमेन में शामिल नहीं होगी। और इसी तरह आगे इसका मल्टीपल भी वो डोमेन में शामिल नहीं होंगे। एसिम्पटोट्स जो लाइन होती है ना, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ डोमेन। सही है भाई। इसके अलावा बस हो गया भाई, एसिम्पटोट्स की अब काफ़ी एक वाइड कंसेप्ट है, वो मैंने लिखा हुआ है सारा कुछ बताने का, लेकिन ना बताने का तुक बनता नहीं है, क्योंकि वो एसएटी में वो चीज़ें आती नहीं है। तो यहीं पे लेक्चर को खत्म करते हैं भाई, तो आगे का फिर लंबा हो गया। ओके भाई।